हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो बसंत पाठ्य पुस्तिका की गद्य खंड से नीलकंठ हमारे गद्य खंड का एक चैप्टर है। तो यहाँ पर ये रेखा चित्र है जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। और इस रेखा चित्र में वो बताती हैं कि जो दो मोर उनके पास आए थे वो किस प्रकार से उनके पास आए थे, और उनकी जो जीवन की जो गाथा है वो यहाँ पर सुना रही हैं, हमें बता रही हैं। तो देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कह रही हैं कि उस दिन जो है, एक दिन की बात है, जब वो अपने अतिथियों को स्टेशन पर पहुंचाकर लौट रही थी, तभी उनकी नजर जो है चिड़ियों और खरगोशों के दुकान पर उनका ध्यान गया। तो कह रही है कि मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने के लिए कहा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो बड़े मियाँ हैं वो चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़िया मार दो मोर के बच्चे जो है पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है। साथ ही साथ देखिए, आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। तो यहाँ पर जो चिड़िया मार थे वो जो है दो चिड़ियाओं को, चिड़िया के बच्चों को जो है वहां पर छोड़ आए थे। उन्होंने क्या कहा, जैसे ही वहां पर कवि पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप जो है मोर के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ पर दो चिड़िया मार जो है, दो चिड़िया मोर को छोड़ आए हैं, जिसमें एक मोर है और दूसरा मोरनी है। अब देखिए, मोर के पंजों से जो है दवाइयां बनती है। कई लोग खरीदने के लिए आए, लेकिन मैंने ये कहकर टाल दिया कि गुरुजी ने ही इनको मंगाया है। तो क्या कहा कि आप इनको पाल लें, क्योंकि महादेव ब्रह्मा जी के पास जो है कई प्रकार के जीव जंतु थे जिनको वो पाला करती थी। ठीक है, आगे देखेंगे आप। एक छोटा सा जो है उनके पास क्या थे, बिल्ली थी, कई खरगोश थे, ठीक है, और छिपकली थी, तो गिलहरी थी। तो कई प्रकार के जीव जंतुओं को रखा करती थी। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा कि आप इनको पाल लें। तो आगे क्या कहती हैं, मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं, टालने के लिए मैंने क्या कह दिया है कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कम वक्त कम वक्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो मारो पकड़ो मारो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि ये जो रोजगार है यही बेकार है, क्योंकि हमें जो है इन मासूम चिड़ियाओं को, मासूम पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। बड़े मियाँ के भाषण की जो तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। और इस तथ्य से जो है परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे, तो अब यहाँ पर लेखक को इनको पता था कि ये कितना बोलते हैं। उन्होंने बीच में ही रोका कि ठीक है, जो भी है ठीक है, आप बताइए जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं। तो उन्होंने संकेत करते हुए बताया। तो संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि जो है एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे जो है पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी चित्र के समान लग रहे थे। यानी कि वो इतने चिपके हुए, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चित्र हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की जो भाषण में चली जा रही थी, यानी कि वो बोलते जा रहे थे, और इतने में लेखक ने वहां पर उनको देख लिया है। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए। तो कितने में खरीदा उन्होंने, 30 रुपए में खरीदा। 12 कहा। अब जब उन्होंने कहा 12, लेकिन भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर जैसी कोई खासियत भी नहीं है कि इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। वह मुझी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके आछता पछताकर देने ही पड़े। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर उन्हें मैंने वह छोटा सा पिंजड़ा कार में रखा। तब मानो वह जो जाली के चौखट का चित्र है वो जीवित हो गया हो। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। घर पहुंचने पर जो है सबने क्या कहा, क्योंकि वो जो मोर के बच्चे थे वो बहुत ही छोटे थे, सभी ने उनसे ये कहकर जो है परेशान भी किया और उनसे कहा कि ये जो है तीतर के बच्चे हैं और मोर के कहकर ठग लिया गया है। तो क्या कह रही है यहाँ पर, कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात यह चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई और अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर ख्वाब
यानी कि सुरखाब के पर लगे होते हैं, यानी कि सोने के पर होते हैं। तो पक्षी ही है, तो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न जो है में कुछ विशेषता आ गई। आगे कह रही है कि पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उन्होंने उन दोनों का पिंजरा रखा और आगे रख कर दरवाजा खोल दिया। फिर दोनों कटोरों में सत्तू की जो छोटी छोटी गोलियां और पानी दोनों ही रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसी पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गई हूँ, यानी कि वो इधर उधर जाने लग गए। ठीक है, कभी मेज के नीचे घुस गए और कभी अलमारी के पीछे, और अंत में लुका छुपी के से थक कर उन्होंने मेरी जो रद्दी कागजों की टोकरी है उसमें नई बसेरे का गौरव प्रदान किया। यानी कि वहां पर रद्दी का जो क्या था, टोकरी थी, वहां पर उन्होंने अपना घर बना लिया, वहां पर वो रहने लगे। 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, यानी कि उस समय वो दिखते नहीं थे, और जैसे ही रात में वो रद्दी की टोकरी में प्रकट होते, फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर मेरी जो बिल्ली थी, जिसका नाम चित्रा है, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, और उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन। तो यहाँ पर महादेव ब्रह्मा जी क्या कह रही हैं कि यदि मैं उनको खोल देता, वो दरवाजा खोल देता, तो जो मेरी बिल्ली है जिसका नाम चित्रा है, वो जो है इन नए मेहमानों को क्या कर देती, खत्म कर देती। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि हालांकि वो चूहों को तक नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन क्योंकि वो एक नए पक्षी थे वहां पर, तो उनको देखकर शायद वो उनको क्या कर देती, खत्म कर देती। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तो अब उन्होंने कुछ दिन तक वो जो मोर के बच्चे थे उनको अपने कमरे में रखा। लेकिन कह रही है आगे कि जब मेरे कमरे का जो कायाकल्प है वो चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने जो है बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। तो उन्होंने अपने ही घर में एक चिड़ियाघर टाइप का एक बड़ा सा कमरा बनाया था, जिसमें अलग अलग प्रकार के वहां पर पशु पक्षी रहा करते थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। यानी कि जब वो उन दोनों पक्षियों को उस चिड़ियाघर में लेकर गई, तो उनका जो रिएक्शन था उन और पक्षियों का उसी प्रकार था जैसे नववधु जो है, नई नई जो दुल्हन है घर में आती है और सभी लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये कैसे खाती है, कैसे बोलती है, इस प्रकार से वो सभी उसको देखने लग गए। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गु की रागिनी आलापने लगी। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि जो उनके कबूतर थे, कबूतर लक्का था, लक्का कबूतर जो है पहले नाचता था, वो नाचना छोड़कर उन दोनों के चारों तरफ करके वो गुटरगू करने लग गया। ऐसे ही बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। तो जो बड़े खरगोश थे वो ऐसे बैठ गए जैसे कि बड़े सभा, यानी कि बड़े सभ्य लोग होते हैं, और सभ्य लोग जब कोई मेहमान आता है या कोई बड़ा आता है तो फिर वो बिल्कुल साइलेंट होके बैठ जाते हैं और उनको निरीक्षण करते हैं। उसी प्रकार से वो जो बड़े खरगोश थे वो वैसे ही करने लगे जैसे कि कोई सभ्य सभासदों के समान जो है क्रम में बैठकर, यानी कि लाइन में बैठ करके वो उन दोनों का निरीक्षण करने लगे, उनको देखने लगे कि ये है क्या। ठीक है ना। आगे देखिए, इसके बाद ऊन की गेंद जैसी छोटे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद कर मचाने लगे, और जो छोटे खरगोश थे वो क्या करने लगे, उनकी चारों तरफ उछल कूद करने लगे। आगे जो उनके तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे, और जो उनके तोते थे पहले उन्हें देखा और फिर आंख बंद करके जैसे कि वो सोच रहे होंगे कि है क्या और किस प्रकार का ये पक्षी है। उस दिन मेरे चिड़िया घर में मानो भूचाल आ गया था। तो क्या कह रही है लेखिका कि जैसे कि यहाँ पर उस दिन जो है जब वो नए वहां पर मोर उस चिड़ियाघर के अंदर ले जाए गए, तो जैसे कि वहां पर भूचाल आ गया हो, धीरे धीरे मोर के बच्चे जो है बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। तो इल्ली से जैसे तितली बनती है वो एक क्रम में होता है, वैसे ही उन मोर के बच्चों का भी क्रम था। मोर के सिर की जो है कलंगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, जो उसकी कलंगी थी वो सघन हो गई, ऊंची हो गई और चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रिनी की गोलाभ घुसी और झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में
पूंछ छाई धूप छाई रंगे, तरंगे उठने गिरने लगी और दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका जो गर्दन था ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना और पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि जो क्रियाएं थी वो जो है सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का जो चित्र नहीं आंका जा सकता है। यानी कि इतना सुंदर वो मोर बन गया था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो यहाँ पर हमने इसको कल अच्छे से बताया है। अब जो मोरनी है वो जो है उसका विकास भी उसके समान जो चमत्कारिक था, यानी कि जितना सुंदर वो मोर हुआ था, मोरनी का विकास इतना नहीं हुआ था, लेकिन वो जो है छुआ नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा और मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लग गई। तो दोनों का विकास हुआ, दोनों बच्चे जो है बहुत बड़े हो गए और यहाँ पर मोर यानी उसमें ज्यादा ही रंग खिल गए और मोरनी में उसके समान तो नहीं, लेकिन मोरनी का भी यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही दोनों उसके साथ साथ बढ़ने लगे। अब आगे देखिए क्या हुआ, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम जो है रखा गया नीलकंठ, जिसके नाम पर ये चैप्टर का नाम भी रखा है, और उसकी छाया के समान रहने के कारण जो मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया था। यानी कि धीरे धीरे वो जो उनके लिए क्या था, एक मेहमान की तरफ था जब वो आए शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब वो वहां रहने लगे, वो जो मोर है वो वहां का सेनापति बन गया और संरक्षक भी नियुक्त कर लिया गया। सवेरे ही जब सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र हो उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता, यानी कि जब सुबह होती जहां दाना दिया जाता वो सबको इकट्ठा करके उस तरफ लेके जाता। आगे देखियो, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता, और देखो ऐसा लगता था उसके घूमने से जैसे कि ये सबकी रखवाली करता हो। किसी ने गड़बड़ की और उसकी तीखी चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। अगर वहां उस चिड़ियाघर में कोई क्या करता, वहां पर कुछ गड़बड़ करता तो वो क्या करता, उसको दंड देने में भी उसके पीछे भाग जाता। खरगोश के छोटे छोटे बच्चों को जब चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था तब तक वे जो है आर्त क्रंदन न करने लगते, उन्हें अधर में लटकाकर यानी कि अपनी चोंच में लटकाकर लटकाए रखता था, और कभी कभी उसकी पेनी चोंच से खरगोश के बच्चों को कर्ण भेद संस्कार हो जाता, यानी कि थोड़ा सा वो मार भी देता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। प्रायों वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआल का साथ खेलते थे। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या हुआ, ऐसी किसी स्थिति में जो है एक दिन क्या हुआ, इस प्रकार से जब वहां पर चल रहा था तो ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, उनकी चिड़ियाघर में जो है एक दिन उस जाली के अंदर से एक सांप जो है वहां अंदर चला गया। सभी जीव जंतु जो है पशु पक्षी इधर उधर भाग गए, लेकिन एक छोटा सा खरगोश का बच्चा जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, वो सांप के चंगुल में आ गया। ठीक है, अब इस पर देखिए क्या होता है, निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा दिया। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, सांप ने उस खरगोश के बच्चे को निगलने के लिए आधा हिस्सा उसके मुंह में डाल दिया। ठीक है, अब क्योंकि वो जो बच्चा था बहुत ही छोटा था, खरगोश का बच्चा, ठीक है, अब क्या होता है, उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे जो है ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था, यानी कि वो बहुत छोटा था और वो जो है बचाने की चींची का जो स्वर है वो इतना तीव्र नहीं था कि और लोग उसे सुन पाते या जो वहां का माली था वो उसे सुन पाता।
कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। तो उसकी जो छोटी सी आवाज थी उसको और तो नहीं सुन पाए, लेकिन जो नीलकंठ था उसके जो चौकन्ने कान थे उसने जो है उस मंद स्वर की जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी, उसको सुन लिया और वो एक झटके में वहां से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता था। तो देखिए इतना समझदार वो नीलकंठ था, उसने जो है शायद ये समझ लिया होगा अपनी समझदारी से ही कि यदि मैं सांप के फन पर अपनी चोंच मारता हूँ तो इससे खरगोश के बच्चे को भी क्या हो जाएगी, चोट लग जाएगी। तो उसने क्या किया, खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से पकड़ा, दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। अब जो है उसने उसके फन पर, जिससे उसने उस खरगोश के बच्चे को पकड़ा था, उस पर चोट न मार करके उसको अपने पंजों से पकड़ लिया और अब वह पीछे से इतने उसने क्या किए, प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। कौन, सांप। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा जो है मुख से निकल गया। अब जो वो अधमरा हो गया था सांप, तो अब जो है उसकी पकड़ भी ढीली हो जाएगी, क्योंकि पहले तो उसने बिल्कुल उसको जकड़ के रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो पीछे से घायल कर दिया गया तो उसकी जो है पकड़ ढीली हुई, खरगोश का बच्चा मुंह से बाहर निकल गया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। ठीक है, निकल तो आया लेकिन वो उसने इतना दबा दिया था कि वो जो है एक तरफ से बेहोश हो गया था, निश्चेष्ट हो गया था और वो वहीं पड़ा रहा। ठीक है, राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। तो जो राधा थी यानी कि मोरनी थी, उसने वहां पर सहायता देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी, यानी कि वो समझ गई कि मोर काफी है उस सांप के लिए, लेकिन उसने जो है अपनी मंद जो केका है यानी कि उसकी जो मंद आवाज है, उस आवाज से उसने किसी असामान्य घटना की सूचना दी, यानी कि सबको ये सूचना प्रसारित कर दी। क्या सूचना प्रसारित कर दी कि कुछ यहाँ पर असामान्य हो रहा है। माली पहुंचा और फिर हम सब पहुंचे। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि पहले वहां माली पहुंचा और फिर हम सब पहुंचे। ठीक है, अब नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। और इसके बाद भी देखिए उस नीलकंठ ने क्या काम किया, क्योंकि वो बच्चा एक तरफ से वो थोड़ा सा निश्चेष सा हो गया था। जब सांप के उसने 2 खंड कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए थे, तो तब उसने जो है उस छोटे से शिशु खरगोश के पास हो गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रही हैं कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर महादेव वर्मा जी क्या कह रही हैं कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए जो है मयूर को क्यों चुना होगा। ये तो वहां पर जो उन्होंने पाला हुआ वो जो नीलकंठ था, तो कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में जो दूसरों के प्रति क्या है, दया भाव थी। ठीक है, जबकि वो खरगोश का बच्चा था, लेकिन उसने जो है उसकी रक्षा की और बावजूद उसके रात भर जो है उस खरगोश को जो है उष्णता का यानी कि उसको हीट प्रदान की। और उसके बाद जो है तो कह रही है यहाँ पर उसके स्वभाव देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इसलिए जो है लेखिका ने कार्तिकेय जी ने इसको जो है अपना वाहन बनाया है। आगे क्या कह रही है, मयूर लोकप्रिय वीर पक्षी है। मयूर जो है लोकप्रिय कला प्रिय वीर पक्षी है। कला क्यों, क्योंकि मोर जो है बहुत ही सुंदर नाचता है। ठीक है, और मोर के जो पंख हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, तो वो क्या है, वीर पक्षी भी है। हिंसक मात्र नहीं, वो हिंसक जो है मात्र नहीं है, इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है तो वो उसी प्रकार का बड़ा पक्षी है, लेकिन वो जो है क्या है, एक वीर पक्षी है और हिंसक नहीं है। इतने सारे जब चिड़ियाघर में उसको रखा गया तो बजाय उनको मारने के उसने उनकी रक्षा की और इसी से उसे बाज चील या की श्रेणियों में नहीं रखा गया है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। तो बाज और जो चील है वो क्रूर पक्षी है
और मोर को जो है इनकी श्रेणियों में नहीं रखा गया है। यहाँ पर नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी ही, उसका जो मानवीकरण भी हो गया था, यानी कि उसने जो है मानवों की तरह जो दूसरों पर दया भाव दिखाया, यहाँ पर उसका मानवीकरण भी हुआ है। मानवीकरण का मतलब यही है, हम मनुष्य क्या करते हैं, कई बार तो मनुष्य भी जो है इस प्रकार के क्रूर कर्म वाले हो जाते हैं, और आजकल तो हो ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानव के अंदर दूसरों के प्रति क्या रहती है, एक दया भाव रहती है। और मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता है तो उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता है था। आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य शम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक जो है छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, इस प्रकार जो है उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे, देखिए यहाँ पर जो नीलकंठ ने अपना चरित्र बताया है कि किस प्रकार का उसका क्या है चरित्र है, तो ये आपकी मोरनी है जो राधा है, और ये आपका मोर है जिसकी पंख जो है बहुत ही सुंदर है। तो जिस प्रकार से मोर सुंदर होता है, मोरनी इतनी सुंदर नहीं होती है, ठीक है ना। तो मोर यहाँ पर तो समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता है। परंतु अचानक एक दिन मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई थी। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयादिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने इसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था जैसे कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था कि फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते हैं। देखिए जिस मोर के चोंच ने जो है उस भयानक पशु को जो है मार दिया था, उस सांप को मार दिया था। यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है कि जिस प्रकार से वो क्या करता था, तब यह नृत्य, क्योंकि वो हर दिन क्या करने लग गया था, नृत्य करने लग गया था। साथ ही क्या कह रहे हैं, मेरे साथ कोई ना कोई देसी और विदेशी अतिथि पहुंच जाते थे उस चिड़ियाघर में, क्या देखने के लिए, और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई देसी महिलाओं ने उसे क्या कहा, परफेक्ट जेंटलमैन जेंटलमैन, ठीक है, की उपाधि दे डाली, जिसे नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था। तो यहाँ पर लेखिका क्या कर रही है कि जिस नुकीली चोंच से जो है उसने उस सांप के खंड खंड कर दिए थे, जब वो अपनी हथेली पर रखे हुए भुने चने को इतनी कोमलता से हौले हौले यानी कि धीरे धीरे निकाल करके खाता था, उठा कर खाता था, कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था कि देखो इसे कितना पता है कि उस सांप के साथ, क्योंकि वो हिंसक पशु था, हिंसक तो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो जो है नुकसान पहुंचा रहा था किसको, उस खरगोश के बच्चे को। तो उस समय उस उन्हीं चोंच से जो है उसने उस सांप के खंड खंड कर दिए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और जब यहाँ पर लेखिका उसको क्या कर रही थी, भुने चने खिला रही थी, वो इतनी कोमलता से, इतने बिल्कुल धीरे धीरे से उठाकर खाया करता था कि हंसी भी आती थी। तो लेखिका कह रही है कि विस्मय भी होता था, आश्चर्यचकित भी हो जाती थी। फलों के वृक्ष से अधिक उसे जो है पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। तो जो फल थे उसके से जो अधिक है उसको क्या, पुष्पित जो फल हैं और वृक्ष हैं और पल्लवित वृक्ष हैं उसको
वो भाते थे। आगे लेखिका क्या कहती हैं, बसंत में जब आम के वृक्ष जो हैं सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब जालीदार घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो जब बसंत आता है तो मोर नाचता है। तो क्या कह रही है कि बसंत में जब आम के वृक्ष जो है सुनहरी मंजीरियां जो आती है ना आम पे, तो उस समय जो है से लद जाते थे, अशोक नए नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जो है जालीदार में वो इतना अस्थिर हो उठता था, यानी कि वो मचलने लग जाता था जैसे उसे बाहर जाना हो, तो उस समय उसको छोड़ देना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीलकंठ की जो स्टोरी है उसकी मैं यहाँ पर आगे लेखिका कहती हैं कि नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय जो ऋतु है वो वर्षा ही थी। मेघों से उमड़ आने से पहले ही वे जो है मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और तब क्या करते थे, उसकी मंद केका की गूंज क्या हो जाती है, अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता था। यानी कि बरसात में जितना मेघ और बरसात होती थी वो उतना ही तेज जो है नृत्य करता था। कौन? नीलकंठ। तो अधिक तेज से जो है वो क्या करता, नृत्य, वेग उतना ही तेज अधिक बढ़ जाता, और उसकी जो केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह जो है दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाहिने पर बायां पंख फैलाकर सुखाता, और कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से जो है टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का जो गीलापन है दूर करते रहते, और इस आनंद उत्सव में जो है आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार इस किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो है जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके जो मूंछ से बंधे दोनों पंजों की जो उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। यानी कि फिर से वो कहीं जा रही थी, तो फिर से जब वहां पर नजर पड़ी तो उनको वहां पर राधा सी कोई मोरनी दिखी। बड़े मियाँ की भीषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ, यानी कि वो जो है उसके पंजे तोड़ लिए गए थे। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का जो कमरा है वो अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई, और उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसी पंजों पर ठगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप जो है नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब क्या कह रही हैं कि जैसे ही वो दोनों मोर और मोरनी यानी कि नीलकंठ और राधा जो है वहां पर बड़ा सुंदर नृत्य करते थे,
तो एक दिन वो फिर से वहाँ पर उस दुकान में गए और वहाँ पर उनको एक टूटे पंजों वाली फिर से वहाँ पर एक मोरनी दिखी। तो फिर से वो जो है उस उनको दे दिया गया। घर लेके आई तो उसका नाम उसका उन्होंने क्या रखा, कुब्जा रखा। तो क्या कह रही है कि स्वभाव में भी वो कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी क्या कर दी थी, नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह भी थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता हुई और न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। ठीक है। अब देखिए, जो वो कुब्जा वहां पर आई थी, वो जो है थोड़ा स्वभाव में भी ऐसी थी। उसने जैसे ही उसको चिड़ियाघर में भेजा गया, उसने क्या किया, उसने वहां पर राधा को नुकसान पहुंचाया और वो जो है नीलकंठ को भी जो है किसी और जीव जंतु के सामने नहीं जाने देना चाहती थी। ठीक है। आगे को इस चैप्टर को हम कल की क्लास में करेंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।